नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड की जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, उस व्याकरण के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि। तो देखिए बच्चों, ये वाक्य शुद्धि का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप तभी समझ सकते हैं जब आपके पास व्याकरण का जो है गहन ज्ञान हो, क्योंकि जितनी भी हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये जो वाक्य शुद्धि का जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ये लगभग 80 से 90% जो व्याकरण है उस व्याकरण को ये कवर करता है। अगर आपको संपूर्ण ये व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो यहाँ आपको वाक्यों को शुद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो देखिए ध्यान से सुनिए बच्चों, नाम क्या है यहाँ पर? वाक्य शुद्धि, यानी टॉपिक का नाम है वाक्य शुद्धि। यानी हमें करना क्या है कि जो अशुद्ध वाक्य होंगे, क्या होंगे बच्चों? जो अशुद्ध वाक्य होंगे उन अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का तरीका सीख रहे हैं। जो अशुद्ध वाक्य होंगे उन अशुद्ध वाक्यों को क्या करेंगे बच्चों? हम लोग शुद्ध करेंगे। क्या करेंगे? शुद्ध करने के तरीके सीख रहे हैं। यानी जो अशुद्ध वाक्य हैं उसे हम क्या करना सीख रहे हैं? शुद्ध करना सीखते हैं। तो देखिए, शुद्ध करना सीख रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी जो वाक्य होता है उसमें अशुद्धि के कारण क्या है। तो देखिए बच्चों, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से जब इलाज करवाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है आप लोगों से? वह आपकी बीमारी को जानना चाहता है कि आखिर आपको बीमारी क्या है। यानी वह उस बीमारी को देखने के लिए क्या करता है आपका? यानी कि पहचान करता है। क्या करता है? वो पहचान करता है, यानी उसका परीक्षण करता है सबसे पहले। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग किसी वाक्य की बात करेंगे तो इसकी पहचान समझिएगा सबसे पहले तो। यानी जैसे डॉक्टर जो है किसी बीमारी को देखने से पहले उसका क्या करता है? वो परीक्षण करता है। क्या करता है? वो परीक्षण करता है। तो उसी तरह जब भी आपको एग्जाम में कोई भी अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा तो उस अशुद्ध वाक्य का परीक्षण करना है। यानी कि उसमें अशुद्ध वाक्य जो है तो उसमें अशुद्ध वाक्य का कारण क्या है, यानी कि उसमें अशुद्ध वाक्य होने का जो कारण है उस कारण को आपको ढूंढना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करता है? वो उसका परीक्षण करता है। क्या करता है? उसका परीक्षण करता है और उसका निरीक्षण करता है। परीक्षण करता है, उसका निरीक्षण करता है और परीक्षण निरीक्षण करके उसका जो कारण होता है उसका कारण ढूंढकर उसका निराकरण करता है या उपचार करता है। निराकरण करता है या क्या करता है? उसका उपचार करता है। तो यहाँ देखिए, ये आपका क्रम हो गया। जब भी हम किसी वाक्य को शुद्ध करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो वाक्य है उसमें अशुद्धि का कारण क्या है। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस टॉपिक को बिल्कुल ही नए ढंग से पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा आप अपनी गाइड के अंदर या अपने किसी दूसरी बुक के अंदर आप इस टॉपिक को देखोगे तो वहाँ थोड़ा ये अलग तरीके से बात करेगा। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर वो एक एक कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से कोई भी वाक्य जो है वो अशुद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी एग्ज़ाम के अंदर आपके सामने जो वाक्य दिया जाएगा वो वाक्य कैसा होगा? अशुद्ध वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा? वो अशुद्ध वाक्य होगा। और उस अशुद्ध वाक्य को आपने क्या करना है? शुद्ध करना है। उस अशुद्ध वाक्य को आपने क्या करना है? शुद्ध करना है। लेकिन शुद्ध कब कर पाएंगे? जब आप उसमें वाक्य में अशुद्धि का कारण जानेंगे। अशुद्धि का अगर आपको कारण मालूम है तो फिर आप उस वाक्य को क्या कर देंगे? शुद्ध कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे डॉक्टर किसी भी बीमार व्यक्ति का इलाज करने से पहले या उसे सही करने से पहले उसका क्या करता है?
वो परीक्षण निरीक्षण करता है और उसके कारण को जानने की कोशिश करता है, और जब उसे कारण मालूम चल जाता है तो उसका वो क्या करता है, निराकरण करता है या फिर उसका उपचार करता है। तो उसी तरह से हमें भी एग्जाम में जब कोई भी अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा तो उस अशुद्ध वाक्य के अंदर उसकी जो अशुद्धता होगी उस अशुद्धता के कारण हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो वाक्य अशुद्ध होते हैं तो उनमें अशुद्धता के जो कारण होते हैं वो कितने प्रकार के कारण हो सकते हैं, कितने तरह से कारण हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो वाक्य है, इस वाक्य के अंदर यहाँ लिख देता हूँ कि कोई भी जो वाक्य है, वाक्य में अशुद्धि के कारण, वाक्य में अशुद्धि के कारण। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोई भी जो वाक्य होगा उसमें अशुद्धि के जो कारण होते हैं वो हमें ध्यान रखना है। और वो दो कारण कौन कौन से होंगे बच्चों? सबसे पहला जो कारण होता है वह होता है पद का क्रम। क्या होता है? पद का क्रम। ये एक कारण होता है पद का क्रम, यानी कि पद क्रम संबंधी कारण होता है। कौन सा होता है? पद क्रम संबंधी। एक तो पद क्रम संबंधी कारण होता है और दूसरा जो कारण होता है बच्चों वह होता है पद। वह क्या होता है? पद संबंधी। पद संबंधी। अब देखिए दोनों में अंतर समझिएगा कि पद क्रम क्या होता है और पद क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें यही मालूम होना चाहिए कि आखिर पद क्या है, पद किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कोई भी एक बात, जैसे अपन बात करें कि शब्द होता है और एक पद होता है। शब्द और पद में क्या अंतर है, सबसे पहले हमें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि जब भी कोई वाक्य के अंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जब भी किसी वाक्य के अंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द ना कहलाकर क्या कहलाने लग जाता है? पद कहलाने लग जाता है। अर्थात जब किसी शब्द का व्याकरण की इकाई के रूप में किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है? वो पद कहलाता है। कहने का मतलब है शब्द और पद दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन अंतर किस बात का है कि जब हम शब्द को एक व्याकरण की इकाई के रूप में वाक्य में लिखते हैं तो वो क्या कहलाने लग जाता है? पद कहलाने लग जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ राम, बालक, घर, ये सारे शब्द हैं, लेकिन मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि बालक घर जाता है, बालक घर जाता है, तो यहाँ पर बालक क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। घर क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। और जो जाता है वो क्या हो गई? क्रिया हो गई। वो क्या चीज़ हो गई बच्चों? क्रिया हो गई। कर्ता, अधिकरण और क्रिया। यानी जब शब्द का एक व्याकरण की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहने लग जाते हैं? पद कहलाने लग जाते हैं। क्या कहलाने लग जाता है? वो पद कहलाने लग जाता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ मैं आप लोगों से ये जो बात कर रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर, ये टॉपिक है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि का मतलब है कि हमें अशुद्ध वाक्य मिलेगा और उस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए क्या जरूरी है कि उस वाक्य में जो अशुद्धि का कारण है वो कारण हमें ढूंढना है। तो देखिए बच्चों, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि उस वाक्य के अंदर अशुद्धि के जो कारण होंगे वो दो कारण हो सकते हैं। या तो उस वाक्य के अंदर पद क्रम संबंधी कारण हो सकता है, पद क्रम से संबंधित अशुद्धि हो सकती है, और दूसरा जो कारण हो सकता है वो पद संबंधी हो सकता है। ये दो कारण हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई शब्द और पद में क्या अंतर है। तो शब्द और पद का मतलब होता है बच्चों कि जब वाक्य के अंदर शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को ही पद कहा जाता है। वहाँ वो एक व्याकरण की इकाई के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह जो शब्द होते हैं वो शब्द ही क्या कहलाने लग जाते हैं? पद कहलाने लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग सबसे पहले जो वाक्य में अशुद्धि का कारण है वो है पद क्रम संबंधी अशुद्धि। यानी वाक्य में
पद का क्रम बदल दिया जाता है। वाक्य में जो पद है उसका क्रम बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से शब्द अशुद्ध हो जाता है। अब देखिए पद का क्रम कैसे बदला जाता है, तो ये हम लोग यहाँ इसके कुछ नियमों को सीखेंगे और फिर जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपने अभी अपनी नोटबुक के अंदर जो नोट करना है वो क्या लिखना है। हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्य अशुद्धि, यानी कि वाक्यों का शुद्धिकरण कर रहे हैं। किसी भी वाक्य का शुद्धिकरण करने के लिए हमारे सामने जो अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे, उन अशुद्ध वाक्यों के अंदर अशुद्धि का कारण ढूंढेंगे। और जो अशुद्धि का कारण होगा वो दो तरह के कारण हो सकते हैं, या तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि हो सकती है या पद संबंधी अशुद्धि हो सकती है। तो देखिए एक बार इसी तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको एक लैंग्वेज में आपके सामने बोर्ड पर लिख देता हूँ और फिर आप लोग इसे इसी तरह से आप अपने रजिस्टर में नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ आज के इस टॉपिक के बारे में, कैसे आप लोग इसको अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। देखिए बच्चों, वाक्य शुद्धि किसी भी अशुद्ध वाक्य को, किसी भी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने से पहले उस वाक्य में अशुद्धि का कारण, उस वाक्य में अशुद्धि का कारण ढूंढते हैं तथा कारण ज्ञात होने पर उसका उचित समाधान करके वाक्य को शुद्ध करते हैं। किसी भी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने से पहले उस वाक्य में अशुद्धि का कारण ढूंढते हैं तथा कारण ज्ञात होने पर उसका उचित समाधान करके और वाक्य को शुद्ध करते हैं। वाक्य में अशुद्धि के कारण, वाक्य में अशुद्धि के कारण किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में अशुद्धि के निम्नलिखित किसी भी वाक्य में अशुद्धि के निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। नंबर 1, पद क्रम संबंधी। नंबर 1, पद क्रम संबंधी। नंबर 2, पद संबंधी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्य शुद्धि। किसी भी अशुद्ध वाक्य को हम शुद्ध करना चाहते हैं, लेकिन उस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने से पहले उसमें अशुद्धि का कारण क्या है, उस कारण को हम जानते हैं, ज्ञात करेंगे। और कारण का ज्ञात होने पर, कारण का पता चलने पर उसका उचित समाधान करके उस अशुद्ध वाक्य को क्या करते हैं, हम लोग शुद्ध करते हैं। दूसरी बात मैंने लिखी है कि किसी भी वाक्य में अशुद्धि के दो कारण हो सकते हैं, या तो पद का क्रम
पद क्रम संबंधी अशुद्धि हो सकती है या फिर पद संबंधी अशुद्धि हो सकती है। पद और शब्द में क्या अंतर है यह आप लोग भली भांति परिचित हो चुके हो। यानी वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों को ही क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो शब्द होते हैं उन्हें एक व्याकरण की इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए उन शब्दों को किस नाम से जाना जाता है, पद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ये दो चीज़ होगी। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पद क्रम से संबंधित होगा कि पद का सही क्रम क्या होना चाहिए, पद का उचित क्रम क्या होना चाहिए। पहले कर्ता आना चाहिए, कर्म आना चाहिए या क्रिया आनी चाहिए, या पहले विशेषण आना चाहिए, सर्वनाम आना चाहिए, क्या पद पहले आना चाहिए, पद का उचित क्रम क्या होना चाहिए। तो इसके हम लोग नियम पढ़ेंगे। और पद संबंधी अशुद्धि के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो पद दिया गया है उस पद का लिंग क्या है, वचन क्या है। पद के अंदर लिंग संबंधी, वचन संबंधी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अनुपयुक्त, अनावश्यक अनुपयुक्त जो शब्द होते हैं ऐसे शब्दों का वहाँ प्रयोग किया जाता है। कारक से संबंधित, मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित, तो पद संबंधी कई तरह की अशुद्धियाँ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसी भी वाक्य के अंदर अशुद्धता आ जाती है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जो नियम पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे पद क्रम संबंधी अशुद्धि। ठीक है, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग यहाँ इस पहले टॉपिक को आप शुरू कर रहे हैं और यहाँ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पद का सही क्रम क्या होना चाहिए। देखिए आप लोग इस वाक्य शुद्धि को आज एक बिल्कुल नए तरीके से सीखने वाले हो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप लोगों ने ये पूरा टॉपिक ध्यान से देखा तो आपको जो अशुद्ध लिखने की आदत पड़ रही है वो बिल्कुल सही हो जाएगी और बहुत सी चीज़ें आपको सीखने की मिलेगी। साथ ही ये जो टॉपिक है बच्चों, इस टॉपिक के अंदर व्याकरण का लगभग 80% सिलेबस जो है कवर हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बहुत सी व्याकरण की बातें आप लोगों को बतानी पड़ेंगी। तो कई वीडियो जो हैं वो बन सकते हैं इस टॉपिक के, इसलिए आप सभी वीडियो ध्यान से देखते हुए चलें। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पद क्रम संबंधी अशुद्धि के नियम। पद क्रम संबंधी अशुद्धि के नियम ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट, पद क्रम संबंधी। पद क्रम संबंधी अशुद्धि के नियम। पद क्रम संबंधी वाक्य में अशुद्धि के नियम। अब देखिए किसी भी वाक्य के अंदर पद क्रम संबंधी अशुद्धि आती है तो उसके क्या क्या नियम है। सामान्य तौर पर सबसे पहला जो नियम है बच्चों, ये हमें मालूम है कि कर्ता जो होता है वो पहले आता है। यानी कि किसी भी वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कर्ता लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कर्ता लिखा जाता है। और कर्ता के बाद में क्या लिखा जाता है, कर्म लिखा जाता है। और कर्म के बाद में क्या लिखी जाती है, क्रिया लिखी जाती है। तो ये सामान्य सा प्रथम नियम है, ध्यान दीजिए। यहाँ मैं आपके सामने नियम लिखता चलूँगा। किसी भी वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। किसी भी वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कर्ता लिखा जाता है। दूसरे नंबर पर देखिए, कर्ता के बाद कर्म लिखा जाता है। कर्ता के बाद कर्म लिखा जाता है।
तीसरा नियम, कर्म के बाद क्रिया लिखी जाती है। कर्म के बाद क्रिया लिखी जाती है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसी भी वाक्य के अंदर सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कर्ता कारक लिखा जाता है, और कर्ता के बाद में कर्म कारक लिखा जाता है, और कर्म के बाद में क्रिया लिखी जाती है। इस तरह से अगर हम सूत्र की बात करें तो क्या सूत्र बन गया? सबसे पहले किसी भी वाक्य के अंदर क्या लिखा जाएगा? कर्ता लिखा जाता है, उसके बाद में क्या लिखा जाता है? कर्म लिखा जाता है, उसके बाद में क्या लिखी जाती है? क्रिया लिखी जाती है। तो ये हमारा जो है एक सूत्र बन गया, कर्ता प्लस कर्म और प्लस क्रिया। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये हमारा क्या है? एक शुद्ध वाक्य हो गया। ये क्या हो गया? हमारा शुद्ध वाक्य हो गया। अगर हम इसी चीज़ को ये कहें कि प्रिया फिल्म देखती है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये तो कौन हो गया? कर्ता, और ये क्या देखना चाह रही है? फिल्म, तो ये क्या हो गया? कर्म, और देखना क्या हो गई? क्रिया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको व्याकरण के जो जो टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो फिर इस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आप पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि वहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। हम कारक की बात भी करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कर्ता कारक लिखा जाता है, फिर कर्म कारक लिखा जाता है, फिर क्रिया लिखी जाती है। इस नियम को आप सभी जानते हो, इस नियम से आप सभी लोग भली भांति परिचित है। किसी भी वाक्य को शुद्ध करने के लिए ये देखना है कि उसमें सबसे पहले क्रम जो है, पद का क्रम क्या होगा। तो पद का क्रम क्या है कि सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, कर्ता के बाद कर्म लिखा जाता है, कर्म के बाद क्रिया लिखी जाती है। क्लियर? तो देखिए यहाँ ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को अगली बात बताता हूँ कि अगला नियम क्या होगा। ठीक, तो यहाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए अभी आप लोगों को ये बहुत सी सामान्य सी बात लगी होगी, ये तो आप जानते ही हो, लेकिन अब जो बात आपके सामने आने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही है। ये क्या कहता है? चौथा नियम चल रहा है बच्चों। क्या चल रहा है? यदि किसी वाक्य में विस्तारक हो। अब सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आएगा विस्तारक। मैं आपको पहले विस्तारक समझा देता हूँ, उसके बाद आपको नियम समझाऊंगा। विस्तारक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझिएगा, विस्तारक का मतलब होता है बच्चों विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द। अब ध्यान दीजिएगा, विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो तो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। एक जो होता है बच्चों वो क्या होता है? प्रविशेषण होता है। क्या चीज़ होता है? प्रविशेषण होता है। और एक जो होता है वह होता है बच्चों क्रिया विशेषण। वह क्या होता है? क्रिया विशेषण। अब ये तीन बातें आपके सामने हैं, एक है विशेषण, एक है प्रविशेषण और एक है क्रिया विशेषण। तीन बातें आपके सामने लिखी हुई हैं। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर विशेषण क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होते हैं और क्रिया विशेषण क्या होते हैं। आपके कोर्स का टॉपिक है विशेषण। ये आप लोग जानते ही हो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो तो कहलाते हैं विशेषण शब्द। क्या कहलाते हैं वो? विशेषण शब्द। संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। और विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले,
विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं प्रविशेषण। क्या कहलाते हैं वो? प्रविशेषण। और जो क्रियापद की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण, यानी कि क्रिया विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है विशेषता बताने वाले शब्द। तो विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो तीन तरह से हो गए। एक विशेषण शब्द होते हैं, एक प्रविशेषण शब्द होते हैं, और एक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। प्रविशेषण विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, और जो क्रिया विशेषण है वो क्रियापदों की विशेषता बताते हैं। किसी भी तरह की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? विस्तारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सारे विस्तारक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चों, एक बात पढ़ने पर आ रही है विस्तारक। तो विस्तारक जो होगा वो विशेषता बताने वाले शब्द होंगे। और अगर मान लीजिए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। और मान लीजिए वो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बता रहा है तो क्या कहलाएगा? वो प्रविशेषण कहलाएगा। और जो क्रियापद की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विस्तारक कहते हैं। अब ये नियम समझिए। ये नियम क्या कहता है बच्चों कि यदि किसी वाक्य में कर्ता का विस्तारक हो, यदि किसी वाक्य में कर्ता का विस्तारक हो, तो अब ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वाक्य में कर्ता का विस्तारक, अब विस्तारक का मतलब क्या होता है? विशेषता बताने वाले शब्द। यदि किसी वाक्य में कर्ता का विस्तारक हो तो वह वाक्य में कर्ता से पहले लिखा जाता है। लिखा, अभी देखिए हम बात क्या कर रहे थे कि किसी भी वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? कर्ता लिखा जाएगा। किसी भी वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कर्ता लिखा जाता है। अब मैंने एक दूसरी बात बोल दी, अगर किसी वाक्य में कर्ता की विशेषता बताने वाले शब्द हों जिनको हम विस्तारक कहते हैं, अगर कर्ता का विस्तारक है तो वो वाक्य में कर्ता कारक से पहले लिखा जाएगा। तो ये लाइन क्या कह रही है? यदि किसी वाक्य में कर्ता का विस्तारक हो तो वह वाक्य में कर्ता से पहले लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है इसके अंदर, यदि वाक्य में कर्म का विस्तारक हो तो वह कर्म से पहले लिखा जाता है। तो ये दूसरा, अगर कर्म का विस्तारक हो तो भी वो कर्म से पहले लिखा जाएगा। कर्ता का विस्तारक है तो कर्ता से पहले लिखा जाएगा। कर्म का विस्तारक है तो कर्म से पहले लिखा जाएगा। तीसरे, ये छठा नंबर पे, यदि वाक्य में क्रिया का विस्तारक हो तो वह क्रिया से पहले लिखा जाता है। अब देखिए बच्चों, एक नया सूत्र आपके सामने आ रहा है। अभी हम लोगों ने ये बात करी कि किसी भी वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कर्ता, फिर क्या लिखा जाता है? कर्म, फिर क्या लिखा जाता है? क्रिया। लेकिन ये नया सूत्र क्या बनकर आ रहा है? आपके सामने सूत्र संख्या ये 1 है और अब हम लोग सूत्र संख्या दूसरी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं?
अगर किसी वाक्य के अंदर कर्ता का विस्तारक है तो वो कर्ता से पहले लिखा जाएगा, और अगर कर्म का विस्तारक है तो वो कर्म से पहले लिखा जाएगा, और क्रिया का जो विस्तारक है वो क्रिया से पहले लिखा जाएगा। और विस्तारक का मतलब क्या है ये हम लोग जान चुके हैं। विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम विस्तारक कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब किसी वाक्य के अंदर कर्ता का विस्तारक होगा तो वह सबसे पहले कर्ता का विस्तारक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता का विस्तारक प्लस कर्ता, ठीक है। फिर कर्म विस्तारक प्लस कर्म, फिर क्रिया विस्तारक प्लस क्रिया। ये एक नया सूत्र आपके सामने बन गया। कर्ता का विस्तारक प्लस कर्ता, कर्म विस्तारक प्लस कर्म, क्रिया विस्तारक प्लस क्रिया। अब देखिए उदाहरण समझिए, इसका एक उदाहरण समझिए, फिर आप लोगों समझ जाएंगे। भारतीय नेता, भारतीय नेता धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, भारतीय नेता धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ते हैं। अब यहाँ ये देखना है आप लोगों को कि कौन पढ़ रहे हैं। पहले तो कारक निकालना आना चाहिए भाई, कौन पढ़ रहे हैं, नेता। तो ये तो है कर्ता कारक, और ये विशेषता बता रहा है इसकी, तो ये कहला गया इसका विस्तारक, ठीक है। इसी तरह क्या पढ़ते हैं, पुस्तकें, ये कर्म है, और ये कर्म का क्या है, विस्तारक है। और ऐसे ये क्रिया है, और ये क्रिया का क्या है, विस्तारक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अभी आपके सामने 6 नियम आए हैं। पहला नियम मैंने आपके सामने क्या बोला कि किसी भी वाक्य के अंदर सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। फिर अगला नियम मैंने क्या बताया, यदि किसी वाक्य में कर्ता का विस्तारक हो तो वह कर्ता से पहले आएगा, कर्म का विस्तारक हो तो वो कर्म से पहले आएगा, क्रिया का विस्तारक हो तो वो क्रिया से पहले आएगा। तो इस तरह से आपके वाक्य का जो सही क्रम है वो आपको दिमाग में बैठ गया कि सबसे पहले कर्ता, कर्म और क्रिया होता है, लेकिन कर्ता का विस्तारक है तो वो पहले आएगा, कर्म का विस्तारक है तो पहले आएगा, और क्रिया का विस्तारक है तो वो क्रिया से पहले आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपके सामने जो वाक्य है वो अशुद्ध कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि बालक ईमानदार धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। अब ये वाक्य दे दिया, बालक ईमानदार धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, तो आपने इसका सही क्रम सेट करना है। सही क्रम सेट कैसे करोगे कि यहाँ पर जो ईमानदार शब्द है वो क्या है, विशेषता बता रहा है, और वो किसके बारे में बात कर रहा है, बालक के बारे में। तो इसको जब आप शुद्ध करोगे तो क्या करेंगे, ईमानदार बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, ईमानदार बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। अपन मान लीजिए यूँ कहें कि बालक वीर पुस्तकें धार्मिक पढ़ता है, बालक वीर धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, ऐसे बता दी। तो कहने का मतलब है इनका जो क्रम है ये पद क्रम बोला जाता है। इन पद क्रम को आपको सही सेट करना है। तो आपके सामने ये 2 सूत्र जो हैं आ चुके हैं। सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। कर्ता का विस्तारक है तो कर्ता से पहले, कर्म का विस्तारक है तो कर्म से पहले, क्रिया का विस्तारक है तो क्रिया से पहले। इस तरीके से आप लोग यहाँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको शुद्ध कैसे करेंगे, ईमानदार बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। तो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी हम लोग 6 नियम पढ़ रहे हैं, अभी इसके नियम और भी बाकी बचे हुए हैं। यहाँ
इस क्लास को हम विराम देते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक नए अंदाज में आप लोगों को ये वाक्य शुद्धि पढ़ने में आनंद आ रहे होंगे। मैं आप लोगों को वो जो पुरानी परंपरा रटी रटाई में बता देता कि किस तरह से आप 2 4 10 वाक्य लिखवा दूं और आप लोग सीख जाओ, ऐसा नहीं है। हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो वाक्य अशुद्ध होते हैं तो उनकी अशुद्धि का कारण क्या है। इसी टॉपिक में मैं बीच बीच में आपको बहुत सारी व्याकरण क्लियर कराता हुआ चलूँगा बच्चों। जैसे अभी मैंने आपको ये विस्तारक का मतलब समझाया। विस्तारक का मतलब ही होता है विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो आप समझ गए कि विशेषता बताने वाले शब्द 3 तरह के होते हैं। एक ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। एक ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं और एक ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो विशेषण शब्द, विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं तो प्रविशेषण, और क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण। और किसी भी तरह की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं ये किस नाम से जानते हैं? विस्तारक के नाम से जाने जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ आज के इस वीडियो में 6 नियम हम लोग पढ़ेंगे। बाकी के नियम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आपको वाक्य शुद्धिकरण कितना अच्छा समझ में आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगली बार इससे आगे के नियमों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।